हम 2020 का पेपर हल कर रहे थे, जिसका कुछ भाग और बचा हुआ था। इस वीडियो में उस भाग को हम देखेंगे। आपने यदि पिछला भाग नहीं देखा हो तो आप उसको जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नवोदय के आप जो वीडियो मैंने बना रखे हैं बहुत सारे हैं और वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग मतलब ऐसी आकृति जो सब तरफ से बराबर होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। और आयत मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर। जैसे मान लो ये आकृति है, ये अगर सब तरफ से बराबर होगी तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्ग, और ये क्या कहलाता है आपका आयत कहलाता है ना। ठीक है, तो एक वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। समान है का मतलब क्या हो गया, बराबर है। आगे तो परिमाप मतलब पूरी माप, परिमाप का मतलब क्या होता है पूरी माप। तो देखिए एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो आपको समझ में आ गया होगा सब 16 की होगी ये। और आयत की लंबाई कितनी दी है 18 मीटर दी है। तो आयत की चौड़ाई निकालना, मतलब ये चौड़ाई कितनी होगी। तो अपन एक काम करते हैं, देखो आपके पास एक भुजा दे रखी है और इधर एक भुजा दे रखी है, और यहाँ पर आपको आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी निकल जाएगा। देखो इसका परिमाप निकालना हो वर्ग का, तो फार्मूला क्या होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है 4 गुणा भुजा। और इसका परिमाप निकालना तो क्या होता है भाई, आयत का परिमाप का सूत्र दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला। तो 4 गुणित एक भुजा कितने की है 16 की, बराबर यहाँ 2, लंबाई कितनी दे रखी है 18, चौड़ाई क्या मान लिया आपने x मान ली। अब बेटा 16 चौक 64 बराबर 18 का गुणा 2 से करेंगे कितना होगा 36, 2 का गुणा अंदर वाले x से करेंगे तो क्या होगा 2x, यानी कि 64 है 36 से 2x। कौन इधर जा रहा है 36 को 64 संख्या एक तरफ पक्षांतरण करते हैं, बराबर में कितना दिख रहा है 2x है क्या। अब बताइए 64 में 36 गया कितना बचेगा, 4 में से 6 नहीं जाता, 14 में 6 गया तो अच्छा 28 बच रहा है। ठीक है सही है, 14 में से 6 गया तो 8, हाँ तो 28 बचा। तो ये बताइए अगर इस x को यही रहने दे तो गुणे में कौन है 2, 2 गुणे से कहाँ पहुंचेगा भाग में पहुंचेगा। बराबर में क्या चल रहा है x, काटो इसको क्या आएगा 14 आया। तो यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, तो आपने क्या माना था x चौड़ाई मानी थी है ना, ये चौड़ाई जगह x रखा ना आपने। ठीक है, तो अतः चौड़ाई आपकी 14 मीटर आई, तो यहाँ उत्तर आ रहा है क्या 14 मीटर, ये पहला ऑप्शन आ रहा है। तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, यहाँ इसका फार्मूला है वर्ग की परिमाप का और ये आयत की परिमाप, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, इस प्रकार से इसकी अपन परिमाप। तो ये समझ में आया आपको सवाल। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 14 मीटर। अगर वापस आप x के लिए 14 रख के देखेंगे ना तो 14 और 14 कितना हो गया 28, और 18 18 36 कितना हो रहा है, और ये भी कितना हो रहा है 16 चौक 64 हो रहा है ना, 16 16 4 भुजा, तो बराबर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन लेके भी हल कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए 16 है तो 16 16 का आपको ध्यान है पूरा कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब 16 चौक 64 होगा। ठीक है, सब 16 16 है, तो यहाँ एक 18 तो है, तो नीचे वाली भी कितनी होगी 18, 18 और 18 कितना हो गया 36। अब आपके 64 पूरे करने, कितने करने, कितना और चाहिए, तो अपन 14, अगर ये 14 14 2 बार रख देंगे तो ये भी ऐसे भी आपका डायरेक्ट उत्तर आएगा, इतना समय यहाँ पर नहीं लगेगा। हम ऑप्शन लेके भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए 8 मीटर तो लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणित 11.25 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक दीवार बनानी है जो 8 मीटर लंबी है, 6 मीटर ऊंची है और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। और ये ईंट की साइज तो सेंटीमीटर में दी है, लेकिन दीवार आपको मीटर में दी गई। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, आप जो दीवार है उसमें एक ईंट का भाग लगा देंगे तो आपको कितनी ईंटें चाहिए वो निकल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ये 8 मीटर है, सेंटीमीटर में लिख दो तो ये 800 हो गया। 6 मीटर है, सेंटीमीटर में लिखो कितना हो जाएगा 600। ये 22.5 तो ऑलरेडी काय में दिया है सेंटीमीटर। इसमें एक ईंट का भाग लगा दो, एक ईंट कितने की है, ये 25 की, 25 गुणा 11.25 गुणित 6। क्या कर सकते हैं भाई बताइए, चलो पॉइंट से पॉइंट अगर हटाएं तो यहाँ तो 2 अंक है वो एक अंक है, तो एक और क्या लगा दें 0 है ना, ऐसे होगा ये।
पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट हटाया, तो यहाँ तो 2 अंक है, 2 और 5, यहाँ एक ही अंक था, 1 0 लगा दी, बराबर हो गया ना। अब आप काटें, बताइए काई से काटें? 11 से 11 से कैसे कटेगा? 1125 से 2250 काट दें। हाँ, 1125 से कम 1125, 11 दूना 2250, तो ये तो 2 आ गया। ठीक है, इस 25 से काट दो आप कुछ भी जो आपको काटना है। 6 से काट देते हैं 600 को, कितना 6 कम 6 तो कितना आ गया 100। अब नीचे आपका कुल मिला के 25 से ये चलो 25 से काट दो, 25 चौक 100, यानी कि आपका क्या बचा यहाँ 8 और 4, 8 चौक 3200 और ये एक और 2 है ना, तो 3200 गुणा 2 में करेंगे तो 32 दूना 64, उत्तर आ रहा है 6400। इसी नंबर पे आपका ऑप्शन मिल रहा है। कुछ नहीं करना, आपको दीवार में एक ईंट का भाग लगाना, कितनी ईंटें चाहिए वो आपको निकल जाएगी। ठीक है, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 सही 1/2 घंटे मतलब 4.5 घंटे, कितना हो गया है ये 4 घंटे पूरा है और आधा घंटा है, 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे हैं। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की, मतलब कोई व्यक्ति ने यात्रा शुरू की है और वो अपने स्थान पर कितने बजे पहुंचा, 2:45 PM तक, मतलब दोपहर है ना, दिन में 2:45 पर दिन में। ठीक है, तो हमने उसने यात्रा कितने बजे शुरू की होगी, तो 4.5 घंटे, इस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 4.5 घंटे, यानी कि 4 सही 1/2 घंटे। तो इस 4.5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 4.5 घंटे लगे उसको। इसको मान लो आप, ये जो 2:45 है ना, इसको अपन अगर 24 घंटे वाला फॉर्मेट मानेंगे तो बताइए 12 के बाद 13 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 14:45। इस 14:45 में से आपको 4.5 घंटे कम कर देना, अभी उत्तर आ जाएगा आपका। तो ये निकला आपका 4 घंटे 30। तो अगर कम करेंगे तो 5 का 5 या और ये 14 में से 4 गया तो 10, यानी कि शुरू यात्रा कब करी थी 10:15 AM पर। क्या समझ में आया सवाल? कैसे कि 2:30 बजे 2:45 पर तो यात्रा पर पहुंच गए और 4.5 घंटे लगे, तो 4.5 घंटे पहले निकालना हो तो इसको 24 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। 2 बजने का मतलब है 12 से 13 और 14:45, और इसमें से आपने 4:30 कम कर दिया तो क्या उत्तर आया 10:15। मतलब यात्रा कब शुरू हुई 10:15 पर। ठीक है, देखिए 640 का अभाज्य गुणनखंडन है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 640 लिखा और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो पीछे इकाई में 0 दिखा तो काय से भाग लगाना 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनो 4 और ये फिर से 2 से, तो 2 एकम 2, अभी एक और बचा 2 छंग 12 फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 आटे 16, फिर 2 से, फिर 2 से, 20, फिर 2 से, 10, फिर 2 से, 5, फिर 5। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 तो आया 2 और एक सिंगल 5 है, तो ये देख लो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है और यहाँ डबल 5 है, तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये डी वाला उत्तर। कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1800। तो देखो उधार कितने लिए 1200, कितने लिए 1200 और वो 5% से, कितने परसेंट से 5, साधारण ब्याज से कितने हो गए 1800 होगा। तो बताइए 1800 होने के लिए 1200 से 1800 जाने के लिए कितना ब्याज बना 600 बना, कितना ब्याज बना 600। और निकालना क्या आपको समय। तो समय का फार्मूला क्या है, समय ज्ञात करना हो तो क्या होगा साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में क्या आएगा मूलधन गुणित समय, तो यहाँ लिख दिया मूलधन गुणित दर। अब बताइए साधारण ब्याज कितना है 1200 से 1800 का 600 ब्याज बना, 600 गुणा मूलधन कितना है 1200, दर कितनी है दर 5%। तो साधारण ब्याज के सवाल अगर आपको समझ में नहीं आते हो तो आप वीडियो है अपने वो बेसिक वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। बताइए क्या करेंगे 2 0 से 2 0 100 की काट देंगे, चलो 2 0 से 2 0 12 से काट देंगे, 12 5 60, कैसे करें तो कैसे भी काट दो, कहीं की भी 0 काट दे, यहाँ काट दे काट दो। चलो ये 0 काट दी मैंने। 12 से 600 काट देंगे 50 60, ऐसा इससे 5 से भी काट सकते हैं ना 600 को, तो 5 से अगर काटेंगे 5 एकम 5, देखो ये 5 एकम 5, अभी कितना बचा 1, 5 दूना 10 1 0, ये
तो 12 से अपन 12 काट दें तो 12 एकम 12 और ये शून्य लगा दें, क्या बचेगा 10। तो आपका उत्तर आना चाहिए 10। यानी कि टाइम कितना, कितने वर्ष में, 10 वर्षों में 1200 से 1800 हो जाएंगे 5% से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ गुणा करना है और बिल्कुल सरल गुणा है, तो दशमलव यहाँ 1 और 2, 2 अंक यहाँ लग रहे हैं, दशमलव के पीछे 2 अंक यहाँ 1 और 2, तो 2 और 2 इसके 4 हो गए। तो 4 कहाँ दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, यानी कि आपका उत्तर ये सी वाला होगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे ना तो इसका उत्तर 2 अंक ये और 2 अंक ये, गिन लो 1 2 3 और 4। भाई इसका गुणा, ये जितने भी संख्या इसका एक ही बार गुणा करना था, यही राशि आने वाली वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा, यह लिख रखा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो अपनों ने बेसिक वीडियो में पढ़ रखा है सभी। तो बताइए 7 अंकों की बड़ी संख्या, बड़े में क्या याद रखना है, कितनी बाली को 9, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। ये है ना, ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये बनती। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, अब छोटी संख्या बनाओ 4 अंक की, क्या लिखूंगा, कितना लिखना, 1000। तो 0 0 0 और 1, अंतर मतलब तो भी माइनस कर दो, 9 तो ऐसा आएगा 999 8 है ना, ये 999 कौन सा मिल रहा, ये मिल रहा, ये 8 बीच में है और इधर भी है ना, ये डी वाला, क्या उत्तर आया, डी वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, अंतर अब भी अंतर पूछा है भाई। 6 अंक की बड़ी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 6 अंक की बड़ी में, अभी हमने 7 अंक की बने तो 6 बार क्या लिख दें, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। और 5 अंक की बड़ी से बड़ी बनानी है तो 5, ये 6 बार कहाँ हुआ। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इसका भी क्या निकालना, अंतर, वही क्या निकलेगा, 0 0 0 9। कौन सा उत्तर मिल रहा है, क्या समझ में आया। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। आपको देखना 25 के बराबर कौन नहीं है, तो ये तो रहा 50 है ना, ये क्या है आपका पहले नंबर पे 50 माइनस ये, अगर अपन क्या है 100 भागित 4 है तो 100/4 हो गया ना ये। तो बताइए काटे इसको तो 25 आ रहा है, क्या आ रहा 25। तो भाई 50 में 25 गया, कितना बचा 25। तो ये तो पहला तो 25 के बराबर है। दूसरा 20 प्लस ये देखो आप 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये 20/4 जैसा, तो 20 ने 5, ये भी कितना बना 25 है। यहाँ देखते हैं 10, ये 5 दूना, ये भी 10 में से 5 गया तो ये भी कितना बचा 5, यानी कि 10 10 20 ने 5 25, तो ये भी कौन हो रहा 25। तो 25 के बराबर नहीं चाहिए, यह कितना है 24 और ये 2 एकम 2, तो ये कितना हो रहा 26। तो भाई आपका उत्तर कौन सा होगा, ये 25 के बराबर, तो 26 आ गया, इसका मतलब ये 25 के बराबर नहीं है, डी वाला। देखिए ये एक सवाल है, x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है, 4/3 आना चाहिए इसको सोल्व करने पर। तो देखो आप ये बना आपका 11 तिया 33, 33 और 7 कितना बना 40, और बटे में फिर कौन रह गया 11 गुणित 11/5, ये इस कोष्टक में। अब 11 से 11 काट दो, 5 8 40, तो इधर पूरा आपका कितना बचा, इस सब का वैल्यू कितने आ गई 8, कितने आ गई 8, और यहाँ पर आपका है भागित है ना 8 भागित ये 3/7 है, तो ये बना आपका 3x बटे में 7 बराबर में कितना 4/3। एक काम करते हैं, ये 8 है यहाँ गुणा लगा देते हैं, ऊपर 7 नीचे क्या हो गया 3x बराबर में कितना 4 3 8 7 कितना 56 बटे में कौन 3x बराबर में कौन 4/3। इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, ये क्या बनेगा 3 का गुणा 3 चौक 12, और ये 56 गुणा 3 ऐसा ही रहने दो। ठीक है, 56 का गुणा 3 में करा, 3 का गुणा 4 में करा, तो x बराबर हाँ 56 गुणा 3, और यहाँ से गुणे से 12 कहाँ चला गया बट्टे में, 3 से काट दो 3 चौक 12, तो 4 से 56 में लगा दो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, x बराबर कितना आया 14। तो देखिए इसका उत्तर मिला था 14 आ रहा, ये मिला। कैसे करा,
इसको पूरे को हल किया तो आया आपका 8, भाग लगाया 3 का गुणा x में 3x/7, ठीक है, भाग को गुणा में चेंज किया तो ऊपर उलट गुणित हो गया, है ना, ऊपर 7 चलेगा, नीचे 3x बराबर 4/3, 8 7 56/3x बराबर 4/3, इसका तिर्यक गुणा किया और सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। देखिए 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्ती LCM का योगफल निकालना। ये 3 संख्या है, इसका HCF निकालो और फिर LCM निकालो और उसका योगफल निकालो। सबसे पहले अपन इसका HCF निकालते हैं, तो HCF अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये 45 बताइए इकाई से 2 से कैसे, पीछे इकाई में 5 है तो 3 से 3 एकम 3 3 पंजे 15 से 3 पंजे 5 से 3 3 6 3 9 फिर पंजे 4 फिर 2 3 से 5 से 75 का कैसे करेंगे, एक 2 से जाएगा ही नहीं, इकाई में 7 ने 5 12, 3 से जाएगा ना, 3 दूना 6 3 पंजे 15 5 से 5 5 से 1 इसको देखते हैं 3 गुणा 5, इसको देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा, बताइए HCF के लिए आप जोड़े बनाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक तो जोड़ा ये वाला बन गया, एक तो ये आ गया, 5 यहाँ पर भी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, तो और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, तो उत्तर आया आपका HCF कितना आ गया 15। अब LCM निकाल लेते हैं, LCM एक साथ निकालेंगे, कितना आएगा भाई 45 75, इन सब का आप क्या निकाल लो LCM। बताइए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 2 से 45 30 75 फिर 2 से 45 ये कितना हो जाएगा 15 अब 3 से 3 से 15 5 25 3 दूनी 6 3 5 3 फिर 3 से वापस 3 5 5 ऐसा 5 ऐसा कैसा ना 25, फिर किससे 5 से 5 कम 1 5 से फिर 5 से 1 तो बताइए क्या बना, 2 दूना 4 4 तिया 12 तिया 36 पंजे 180 पंजे 900 हाँ 18 पंजे 90, सही है बिल्कुल, कितना आया 900 तो 900 तो आया LCM और HCF आया 15, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 915। कहाँ है 915, ठीक समझ में आया, ये 915 हो गया। अब आगे अपना आएगा खंड 3 में भाषा परीक्षण, क्या आएगा, तो आपको एक ऐसा 2020 में एक पैराग्राफ आया था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर इसको आप 1-2 बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो हर साल ये तो इसका अलग अलग तरीके से आता है, तो आप उसको पढ़ना पड़ेगा। भाई सवाल का तो पैटर्न एक जैसा आता है कि इस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, साधारण ब्याज के सवाल आ रहे हैं, आप कर लोगे, लेकिन अनुच्छेद तो एक पूरी तरह से अलग आता है, मतलब यही आएगा अनुच्छेद इस प्रकार का, लेकिन उसमें चीजें अलग लिखी हुई मिलेगी, आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसको हिंदी वाला मैटर है पूरा ये, तो आप कर लोगे ना इसको, तो इस अनुच्छेद पढ़ना है और उसको हल करने का प्रयास करना है। लेकिन मैं बता दूं किस प्रकार पढ़ना है। मान ले जाए देखो आप अनुच्छेद पढ़ोगे और ये अनुच्छेद आया, तो यह लिख रखा है कि पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, तो आपको फिर से डबल समझना है कि क्या चीज है, पर्यटन है ना, मनोरंजक भी होता है और शैक्षिक दोनों होता है, तो ये समझना आपको। फिर इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया। अब आप अपने मन में क्वेश्चन बनाइए कि क्या पूछ सकता है, सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग, तो महत्वपूर्ण अंग किसका माना गया, शिक्षा का, किसको, पर्यटन को, किसको, पर्यटन को, है ना, पर्यटन को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया। यूरोप में किसी नव युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। अब जरा सोचो, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन कि यूरोप में किसी नव युवक को शिक्षित कब माना जाएगा, पूर्ण शिक्षित, जब वो क्या करेगा, यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण माने भ्रमण करना, मतलब घूम चुका हो, क्या हो, घूम चुका। प्राचीन भारत में भी
हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। भाई प्राचीन भारत में हमारे जो ऋषि मुनि हुए वही पर्यटन को समझ, पर्यटन मतलब घूमना, भ्रमण करना, दर्शन स्थल देखने जाना, वो महान मूल्य समझते। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया। भाई पर्यटन को पवित्र कार्य मान लिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे, कि जहां जहां तीर्थ स्थान है वहां जाना चाहिए। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। अब मान लो ये अच्छे से पढ़ लिया आपने एक दो बार। अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए उसे खालिस्तान करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? अध्ययन करना, कार्य करना, ध्यान करना या पर्यटन करना? तो आपने पढ़ा शिक्षा यूरोप में है ना, तो ये समझ आया ना आपको। उसे पूर्ण शिक्षित कब मानेंगे? जब वो क्या करे? भ्रमण कर चुका, मतलब पर्यटन कर चुका। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? मतलब मनोरंजक है ना, तो शैक्षिक, थकाने वाला है ना, दृश्यावलोकन या मन भावन। तो क्या उत्तर आएगा? मनोरंजक का मतलब भाई मन को रंजन करने वाला मन भावन आएगा ना, या तो उत्तर क्या आना चाहिए? मन भावन, है ना। ठीक है, फिर देखिए खालिस्तान आगे दे दिया। स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा था। कौन से स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र मानते थे? प्रशिक्षण या तीर्थ स्थानों की? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। आ रहा ना समझ में? अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे और एक दो बार थोड़ा सा उसमें देखोगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो। दूसरा, लोग यदि अधिक खालिस्तान करे तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता। भाई क्या करें? पर्यटन करें तो, है ना। ठीक है, फिर ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है भाई विद्वान होता है, चतुर होता है, धूर्त होता है। क्या होता है ऋषि? तो विद्वान होता है। क्या होता है ऋषि? विद्वान। क्या बात समझ में आ रही है आपको? विद्वान मतलब थोड़ा ज्ञानवान वाला होना चाहिए। तो ऐसे आपके अनुच्छेद तो अलग अलग आएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से रीडिंग करना, अच्छे से पढ़ोगे ना, एक दो बार अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो आपके गलत होने के चांस बिल्कुल कम है। मतलब एक लाइन को आप दो बार पढ़ो, ध्यान दो क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसको सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला पेपर हल करेंगे। ओके।